नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुरता साहित्य की धरोहर। वह मंच जहां शब्द, लय और लोक संवेदना मिलकर हमारी साहित्यिक परंपरा को जीवंत बनाए रखते हैं। आज की चर्चा में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे छंद की यात्रा पर जो शास्त्रीय अनुशासन में बंधा होकर भी लोक की धड़कनों में रचाबसा है। सरसी छंद। भोजपुरी होली गीतों की मस्ती हो या छत्तीसगढ़ के राउत नाचा के ओजस्वी दोहे, सरसी छंद ने सदियों से लोक जीवन के सुख दुख, कर्तव्यबोध और राष्ट्रप्रेम जैसे गंभीर विषयों को सरल, गेय और प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया है। आज की इस चर्चा में हम जानेंगे इसके शास्त्रीय विधान, 27 मात्राओं की विशिष्ट संरचना और हिंदी छत्तीसगढ़ी काव्य परंपरा में इसके बहुरंगी भाषाई स्वरूप। तो आइए सुरता के साथ सरसी छंद की इस सजीव साहित्यिक यात्रा को गहराई से समझते हैं। तो आज हम हिंदी काव्य की एक खास विधा को समझने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है सरसी छंद। जी। हमारे पास रमेश चौहान का एक बहुत ही अच्छा लेख है जो सुरता साहित्य की धरोहर वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ है। और ये लेख इस छंद के नियमों और इसके जो दिलचस्प प्रयोग हैं उनके बारे में बताता है। बिल्कुल। तो चलिए इसकी बारीकियों को समझते हैं और ये देखते हैं कि एक पारंपरिक काव्य का नियम कैसे लोक गीतों, सामाजिक टिप्पणियों और यहाँ तक के राजनीतिक व्यंग्य का भी हिस्सा बन जाता है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ व्याकरण या नियमों तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। ये भोजपुरी के होली गीतों से लेकर छत्तीसगढ़ के लोक नृत्यों तक में जीवित है। ये दिखाता है कि कैसे काव्य आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनता है। तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सरसी छंद होता क्या है, इसके नियम क्या है? देखिए, ये एक विषम मात्रिक छंद है। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, हाँ। पर इसे सरल भाषा में समझते हैं। हाँ बिल्कुल। इसमें 4 चरण यानी कि 4 पंक्तियां होती हैं और 2 पद। ठीक है। इसकी पहली और तीसरी पंक्ति में, जिन्हें हम विषम चरण कहते हैं, उनमें 16-16 मात्राएं होती हैं। अच्छा, ये तो चौपाई जैसा हुआ। बिल्कुल ठीक चौपाई की तरह। और फिर जो दूसरी और चौथी पंक्ति है समचरण, उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं जो दोहा के समचरण जैसा है। तो ये चौपाई और दोहा का एक तरह का मिश्रण है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी नियम यह है कि 11 मात्राओं वाले चरण का अंत गुरु लघु से होना अनिवार्य है। गुरु लघु मतलब एक भारी ध्वनि के बाद एक हल्की ध्वनि, जैसे राम या ज्ञान। लेकिन वो जो 16 मात्राओं वाली लंबी लाइन है उसके लिए ऐसा कोई बंधन नहीं है। क्या बात है। और लेख में लेखक ने खुद सरसी छंद में ही इसकी परिभाषा दी है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। हाँ बिल्कुल। जैसे वो लिखते हैं, 4 चरण 2 पद में होते, 16-11 भार। विषम चरण हो चौपाई, जैसे सम हो दोहा बंद। फॉर्मूले को समझाने के लिए भी वही फॉर्मूला। बिल्कुल, ये अपने आप में अपनी संरचना का सबसे अच्छा उदाहरण है। और ये जो 16 और 11 मात्राओं का तालमेल है ना, यही इसे एक खास लय देता है। यहाँ से ये और भी रोचक हो जाता है, क्योंकि ये छंद सिर्फ किताबों में नहीं है, ये तो लोक परंपराओं में जिंदा है। हाँ, और स्रोत में इसके 2 बहुत मजबूत उदाहरण दिए गए हैं। एक तो है भोजपुरी क्षेत्र, होली के गीत। जी बिल्कुल, वहाँ ऐसे होली के गीतों में इस्तेमाल किया जाता है। वो जो फगुआ होता है, जो गिरा होता है, हाँ, उस मस्ती और छेड़छाड़ में ये छंद खूब इस्तेमाल होता है। और दूसरा उदाहरण? दूसरा है छत्तीसगढ़। वहाँ का जो राउत समुदाय है वो इसे राउत दोहा के रूप में गाता है। और ये सिर्फ गाना नहीं है, ये उनके लोक नृत्य और गीत का एक अभिन्न अंग है। राउत दोहा के कुछ उदाहरण भी दिए गए लेख में जो लोक ज्ञान को दर्शाते हैं। जैसे एक मुझे बहुत अच्छा लगा। कौन सा? नाना तय देखत संगी झनकय ओला छोट। हाँ, किसी को छोटा देखकर उसे कम नहीं आंकना चाहिए। और फिर उसकी पंचलाइन आती है 11 मात्राओं में। हाँ, मिर्चा दिखते भले नानकुन, देथे अब्बड़ छोट। देखिए, मिर्च दिखती तो छोटी है पर चोट बहुत गहरी देती है। जीवन का कितना बड़ा सबक है। कमाल है। और इसी तरह लालच, शराब के नशे और लड़ाई झगड़े के परिणामों पर भी दोहे हैं। जी।
ये उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे ये छंद पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान और नैतिकता सिखाने का माध्यम बना। कोई लेक्चर नहीं, बस नाच गाने में ही सीख लिया। तो ये छंद केवल पारंपरिक विषयों तक ही सीमित नहीं है। स्रोत में तो आधुनिक मुद्दों पर लिखे गए कई उदाहरण भी हैं। हाँ, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इसकी संरचना इतनी लचीली है कि इसे किसी भी विषय के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्रोत में 3 अलग-अलग विषयों पर कविताएं हैं। पहली है कानूनी अधिकार नहीं। जी, ये कविता माता-पिता के कर्तव्यों और बच्चों पर उनके कानूनी अधिकारों की कमी के बीच के एक द्वंद्व को दिखाती है। और इसमें आज के समय की तुलना राजा दशरथ के उस युग से की गई है जब राम उनके सिर्फ एक संकेत पर वनवास चले गए थे। ये तो बहुत तीखी टिप्पणी है आज के समाज पर। बिल्कुल। और दूसरी कविता है नया दौर नया जमाना। हाँ, ये तो आज की दुनिया पर है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर। इसमें सोशल मीडिया, मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप का हमारे जीवन पर जो प्रभाव है उसकी बात की गई है। एक लाइन है, मोबाइल हाथों का गहना, टैबलेट से प्यार। ये तो बिल्कुल आज का सच है ना? ये दिखाता है कि ये छंद कितना प्रासंगिक है। अच्छा, स्रोत में एक बहुत विस्तृत उदाहरण चुनावी होली के रूप में भी दिया गया है। ये तो साफ साफ राजनीतिक व्यंग है। हाँ, और यहाँ हम ये बिल्कुल साफ कर दें कि हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन इससे इस छंद के उपयोग के बारे में क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ये कितना शक्तिशाली माध्यम बन सकता है। यहाँ होली गीत के पारंपरिक प्रारूप को समकालीन राजनीतिक कटाक्ष के लिए इस्तेमाल किया गया है। मतलब मीठी छुरी की तरह, एक तरह से। स्रोत में जो कविता दी गई है उसमें घोटाले के आरोपियों, वंशवाद की राजनीति, जिसे नाना के सापेक्ष कहा गया है, हाँ, बहुत चतुराई से, मफलर वाले नेता और चाय वाला से चौकीदार तक के सफर जैसे कई राजनीतिक संदर्भों का उल्लेख है। तो यहाँ उद्देश्य इन विचारों का समर्थन करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। उद्देश्य सिर्फ ये उजागर करना है कि सरसी छंद आज भी तीखी और प्रासंगिक टिप्पणी करने का कितना शक्तिशाली माध्यम है। तो हमने लोकगीत, तकनीक और राजनीति की बात की। हाँ। अब स्रोत का जो आखिरी उदाहरण है वो राष्ट्रवाद के विषय पर है। शीर्षक है राष्ट्र धर्म ही धर्म बड़ा है। जी, ये कविता राष्ट्रवाद को एक ऊंचे धर्म के रूप में प्रस्तुत करती है। इसके मुख्य विचार क्या है? मुख्य विचार ये है कि राष्ट्र प्रेम ही सबसे बड़ा प्रेम है और नागरिकों का ध्यान अधिकारों से ज्यादा कर्तव्यों पर होना चाहिए। कविता की एक पंक्ति है, राष्ट्र हेतु केवल मरना ही नहीं है देशभक्ति, राष्ट्रहित जीवन जीने को चाहिए बड़ी शक्ति। ये बहुत गहरी बात है। ये देशभक्ति की परिभाषा को सिर्फ शहादत तक सीमित नहीं रखती। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में देश के लिए जीना। हाँ, वो भी एक बड़ी शक्ति है, एक बड़ी भक्ति है। स्रोत इस दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है कि राष्ट्रवाद लोकतंत्र की नीति है और इससे भ्रष्टाचार और अन्य समस्याओं को खत्म किया जा सकता है। हम यहाँ केवल स्रोत में दी गई जानकारी को ही बता रहे हैं कि इस तरह के गंभीर वैचारिक संदेश के लिए भी इस छंद का प्रयोग हो रहा है। तो हमने 16 और 11 मात्राओं के एक काव्य नियम से शुरुआत की जी, और देखा कि ये कैसे भोजपुरी के होली गीतों, छत्तीसगढ़ के राउत दोहा और फिर पेरेंटिंग, टेक्नोलॉजी और राजनीति पर आधुनिक कविताओं में जीवन थोड़ता है। इसका मुख्य सार यही है कि सरसी छंद एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक पारंपरिक कलात्मक संरचना समय के साथ प्रासंगिक बनी रह सकती है। बस उसे नए विषयों के साथ जोड़ना होता है। बिल्कुल। ये लोक ज्ञान से लेकर राजनीतिक आलोचना तक हर तरह की मानवीय भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम है। तो ये सिर्फ एक नियम नहीं रहा, ये तो अभिव्यक्ति का एक औजार बन गया। हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है। क्या? स्रोत दिखाता है कि इस छंद का उपयोग व्यंग्य और सामाजिक टिप्पणी के लिए किया गया है। तो क्या कविता के लयबद्ध और संरचित रूप जैसे कि सरसी छंद विवादास्पद या कठिन विचारों को दर्शकों के लिए सामान्य गद्य की तुलना में अधिक यादगार या शायद अधिक स्वीकार्य बना देते हैं? श्रोताओं, आज की इस चर्चा के माध्यम से हमने देखा कि सरसी छंद केवल मात्राओं का गणित नहीं, बल्कि लोकहृदय की धड़कन है। यह छंद हमें याद दिलाता है कि साहित्य जब लोक से जुड़ता है तो वह केवल पढ़ा नहीं जाता, वह जिया जाता है। भोजपुरी और छत्तीसगढ़ी लोक परंपराओं में सरसी छंद की निरंतर उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि हमारी काव्य परंपरा आज भी सांस्कृतिक स्मृति और सामाजिक चेतना को संरक्षित किए हुए है।
सुरता साहित्य की धरोहर का यह प्रयास इन्हीं छंदों, इन परंपराओं और इस साझा साहित्यिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की एक विनम्र साधना है। इसी भाव के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली प्रस्तुति में फिर मिलेंगे साहित्य की किसी नई धरोहर के साथ। नमस्कार।